सरला जी और रमाशंकर जी को एक बेटा और एक बेटी है। बड़ी बेटी कंचन है और छोटा बेटा अभय है। कंचन अपने ससुराल पुणे में रहती है। सरला जी और रमाशंकर जी ने बेटे की शादी करवाकर सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। कुछ महीने बहू अंजू के साथ रहकर वे दोनों अपने पैतृक गांव आजमगढ़ में रहने चले गए। अब सरला जी और रमाशंकर बेटे बहू के पास आते जाते रहते। जब इस बार सर्दियों में दोनों अभय के पास रहने आए तो रमाशंकर जी कुछ 15 दिनों में ही वापस आजमगढ़ लौट गए, क्योंकि उनका मन गांव के बंधुओं के साथ ज़्यादा रम गया था। किंतु सरला जी रुक गई थी बेटे के पास। आज सरला जी रसोई में रात का खाना बनाने की तैयारियां कर रही थी। वे दोनों बेटे बहू की पसंद का खाना बना रही थी, मगर अंजू के लाख मना करने पर भी वह रसोई में आ ही गई। अंजू और अभय को अपने ऑफिस के एक मित्र के शादी सालगिरह की पार्टी में जाना था और उसके लिए उन्हें उपहार भी खरीदना था। सो दोनों घर से जल्दी निकल पड़े। जाते जाते अंजू बोली, मम्मी जी ज़्यादा काम मत कीजिए, थोड़ा आराम भी कीजिए। सरला जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उनके जाते ही दरवाज़ा बंद कर दोबारा अपने काम में लग गई। जल्दी ही उन्होंने सब कुछ बना लिया। दाल में छौंक भर लगाना बाकी था। कुछ थकान महसूस हुई तो उन्होंने चाय बनाने के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही सरला जी ने दरवाज़ा खोला, बहू आंधी की तरह अंदर घुसी और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सरला जी अवाक खड़ी देखती ही रह गई। सिर झुकाए धीमी चाल से चलता बेटा भी पीछे पीछे आया। उसका भावविहीन चेहरा देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। सरला पिछले महीने ही तो यहाँ आई थी, किंतु इस दौरान में ही बेटे बहू के बीच चल रही तनातनी का अंदाज़ा उन्हें कुछ कुछ हो गया था। फिर भी जब तक बेटा अपने मुंह से कुछ ना बताए, उनका बीच में दखल देना ठीक न था। जमाने की बदली हवा वह बहुत देख चुकी थी। फिर भी न जाने क्यों इस समय उनका मन न माना और वह सोफे पर बैठे टीवी देखते रहे। बेटे के पास जा बैठे। अभय ने टीवी बंद कर दी तो सरला जी ने पूछा, बहू को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, वह झल्ला कर बोला। कोई नई बात तो नहीं है? वह तो मैं देख ही रही हूँ, इसलिए आज पूछ बैठी। यह रोज रोज की खींचतान अच्छी नहीं बेटा। अभी तुम्हारे विवाह को समय ही कितना हुआ है। अभी से वैवाहिक जीवन में दरार पड़ जाएगी तो आगे क्या होगा? सरला जी चिंतित सी बोली। यह सब तुम मुझे समझाने की बजाय उसे क्यों नहीं समझाती माँ? कहकर अभय उठकर बाहर चला गया। जाते जाते क्रोध में दरवाज़ा भी जोर से ही बंद किया। सरला जी परेशान हो उठी कि बेटे को क्या होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो वे लोग उसकी रुचि के अनुसार लड़की ढूंढ पाए थे। उसने तमाम गुणों की लिस्ट बना दी थी कि लड़की सुंदर हो, खूब पढ़ी लिखी हो, घर भी संभाल सके और उसके साथ ऊंची सोसाइटी में उठ बैठ भी सके, फूहड़पन बिल्कुल ना हो, इत्यादि इत्यादि। कुछ सोचते हुए सरला जी फिर रसोई में चली गई। चाय का पानी खौल चुका था। उन्होंने 3 कप में चाय बना ली। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ से वह समझ गई थी कि बहू मुंह धो रही होगी। सो उन्होंने आवाज़ लगाई, अंजू आओ, चाय पी लो। आई माँ जी। और अंजू मुंह पोंछते पोंछते ही बाहर आ गई। चाय का कप उसे पकड़ाते हुए सरला जी ने उसकी सूजी आंखें देखी तो पूछा, क्या हुआ था बेटी? अंजू कुछ सोचने लगी। पिछले पूरे 1 महीने से माँ उसके व अभय के झगड़ों में हमेशा खामोश ही रही। कभी कभी अंजू को क्रोध भी आता था कि क्या माँ को अपने बेटे से यह कहना नहीं चाहिए कि इस तरह अपनी पत्नी से झगड़ना उचित नहीं। बताओ ना अंजू, क्या बात है? सास का प्यार भरा स्वर दोबारा कानों में गूंजा तो अंजू की आंखें छल छला उठी। वह धीरे से बोली, बात सिर्फ यह है कि इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। यह कैसी बात कर रही हो? सरला जी बेचैनी से बोली। पति अपनी पत्नी पर विश्वास न करे, यह कभी हो सकता है भला? यह आप उनसे क्यों नहीं पूछती जो भरी पार्टी में किसी दूसरे पुरुष से मुझे बात करते देख कर ही बौखला उठते हैं और फिर किसी न किसी बहाने से बीच पार्टी से ही मुझे उठाकर ले आते हैं। भले ही मैं आना ना चाहूँ, मैं क्या बच्ची हूँ जो अपना भला बुरा नहीं समझती? सरला जी की समझ में बहुत कुछ आ रहा था,
तस्वीर का एक रुख साफ हो चुका था। अपनी सुंदर पत्नी पर अपना अधिकार जमाए रखने की धुन में पति का अहंकार पत्नी के अहंकार से टकरा रहा था। वह प्यार से बोली, अच्छा तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है, मैं अभय को समझाऊंगी। यह कहकर सरला जी रसोई में चली गई। कुकर का ढक्कन खोल दाल छौंकी तो उसकी महक पूरे घर में फैल गई। तभी अभय भी अंदर आया और बिना किसी से कुछ बोले चाय का कप रसोई से उठाकर अंदर कमरे में चला गया। रात को जब तीनों खाना खाने बैठे तब भी अभय का मूड ठीक नहीं था। इधर अंजू भी अकड़ी हुई थी। अंजू डिब्बे से रोटी निकालकर अपनी व सास की प्लेट में तो रखती, लेकिन पति के आगे डब्बा ही खिसका देती। एक आध बार तो सरला जी चुप रही, फिर बोली, बेटी अभय की प्लेट में भी रोटी निकाल कर रखो। इस पर अंजू ने रोटी निकालकर पहले अभय की प्लेट में रखी तो उसका तना हुआ चेहरा कुछ ढीला पड़ा। खाने के बाद सरला जी रोज कुछ देर घर के सामने ही टहलती थी। बेटे या बहू में से कोई एक उनके साथ हो लेता था। उन दोनों ने ही उन्हें यहाँ बुलाया था और दोनों चाहते थे कि जितने दिन सरला जी यहाँ रहें उनका पूरा ध्यान रखा जाए। इसलिए जब सरला जी ने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो पाँव में चप्पल डालकर अभय भी साथ हो लिया। कुछ देर तक मौन चलते रहने के बाद सरला जी ने पूछा, अंजू को क्या तुम पार्टी से ज़बरदस्ती जल्दी ले आए थे? माँ, अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। अंजू जिस व्यक्ति के साथ बातें किए जा रही थी ना, उसके बारे में दफ्तर में किसी की भी राय अच्छी नहीं है। दफ्तर में काम करने वाली हर लड़की उससे कतराती है। अब ऐसे में अंजू का इतनी देर तक उसके साथ रहना और ऊपर से वह नालायक भी भाभी जी करता उसके आगे पीछे ही लगा रहा, क्योंकि कोई और लड़की उसे भाव ही नहीं दे रही। माँ, अब तुम ही बताओ मेरे पास और क्या उपाय था सिवा इसके कि मैं उसे वहाँ से वापस ले आता। उसे खुद भी तो अकल होनी चाहिए कि ऐसे वैसों को ज़्यादा मुंह ना लगाया करे। किसी भी बहाने से वह उसके पास से हट जाती तो भला मैं पार्टी बीच में छोड़कर उसे जल्दी क्यों ले आता। बेटे के स्वर में कुछ लाचारी थी तो कुछ नाराज़गी। सरला जी मन ही मन मुस्कुराई कि खूबसूरत पत्नी की चाह सभी को होती है, किंतु कभी कभी खूबसूरती भी सिरदर्द बन जाती है। वह बोली, चलो छोड़ो, जाने दो, धीरे धीरे समझ जाएगी। तुम ही थोड़ा सब्र से काम लो। और सरला जी घर की ओर पलट पड़ी। सरला जी की सारी रात करवटें बदलती बीती। बेटा मानो उसके पति का ही प्रतिरूप बन सामने आ खड़ा हुआ था। अपने विवाह के तुरंत बाद के दिन सरला जी की बंद आंखों में किसी जलचित्र की भांति उभर आए। किसी भी पार्टी में जाने पर अपने पति रमाशंकर का अपनी सुंदर पत्नी के चारों ओर मानो एक घेरा सा डाले रखना उसे भूला न था। कभी कभी रमाशंकर जी के मित्रों की पत्नियां सरला जी को चिढ़ाती तो उसे पति के इस व्यवहार पर क्रोध भी आता, किंतु उनके खिलाफ बोलना उसके स्वभाव में न था, सो चुप रह जाती। युवावस्था के उन मादक मधुर दिनों की यादें सरला के दिल को झकझोरने लगी। कैसे थे वे मोहक दिन, जब ऑफिस से छूटते ही पति इस तरह घर भागते जैसे किसी कैद खाने से छूटे हों। दोस्तों के व्यंग बानों को वे सिर के ऊपर से ही निकल जाने देते। पहले दफ्तर के बाद लगभग रोज ही टी हाउस में दोस्तों के साथ एक प्याला ज़रूर पीते थे, तब कहीं घर आते थे। किंतु शादी के बाद तो जैसे ऑफिस का समय ही काटे न करता था। शाम के बाद भला रमाशंकर कहाँ रुकने वाले थे। दोस्तों के हंसने की जरा भी परवाह किए बिना अपनी छोटी सी पुरानी गाड़ी में बैठकर सीधे घर भागते। लेकिन दोस्त भी कच्चे खिलाड़ी न थे। कभी कभार दो चार इकट्ठे मिलकर मोर्चा बांध लेते और उनसे पहले ही उनकी गाड़ी के पास खड़े होते। तभी कोई कहता, यार बोर हो गए हैं टी हाउस की चाय पी पी कर, आज तो भाभी जी के हाथ की चाय पीनी है। इससे पहले कि पति हाँ या ना कहे सब के सब गाड़ी में चढ़कर बैठ जाते। इधर सरला रोज ही शाम को पति के आने के समय विशेष रूप से बन सवर कर तैयार रहती थी। यह उसकी माँ का दिया मंत्र था कि दिन भर के थके हारे पति की आधी थकान तो पत्नी का मोहक मुस्कुराता मुखड़ा देखकर ही उतर जाती है। किंतु जब पति मित्रों को लिए घर पहुँचते और वे सब उनकी सुंदर सजी धजी पत्नी को भाभी जी कहकर घेर लेते तो वह अलग थलग
कुर्सी पर जा बैठते। मित्र भी तो कम शरारती न थे। पति के मनोभावों को समझ कर भी अनजान बने रहते। उधर सरला उन सब के सामने बढ़िया नाश्ता रखकर चाय बनाकर स्नेह से उन्हें खिलाती पिलाती। यह सब देख रमाशंकर और कुढ़ जाता। सरला स्थिति की नज़ाकत समझती थी और अब तक वह पति के स्वभाव को अच्छी तरह जान भी चुकी थी। इसलिए वह उसके मित्रों को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर विदा करने की कोशिश करती। मित्रों के जाते ही रमाशंकर पत्नी पर बरसते। क्या ज़रूरत थी उन सब की इतनी आवभगत करने की? तुम थोड़ा रूखा व्यवहार करोगी तो खुद ही आना छोड़ देंगे, लेकिन तुम तो उनके सामने मक्खन मलाई हो जाती हो। वाहवाही लूटने का शौक जो है तुम्हें। पति की कटु आलोचना सुनकर सरला जी की आंखें भर आती, किंतु उसमें गजब का धैर्य था। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस स्थिति में वह उन्हें कुछ भी समझा नहीं पाएगी। वह चुपचाप रात के खाने की तैयारी में लग जाती, पति की मनपसंद चीज़ें बनाती और फिर भोजन निबटने के बाद रात में उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए पूछती, अच्छा बताओ तो, क्या तुम सचमुच ही अपने मित्रों का यहाँ आना पसंद नहीं करते? मैं तो उनकी खातिरदारी सिर्फ इसलिए करती हूँ कि वे ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करते हैं। उनके साथ तुम्हारा दिन भर का उठना बैठना होता है, वरना मुझे उनकी खातिरदारी करने की क्या पड़ी है? यदि तुम्हें ही पसंद नहीं तो फिर अगली बार से उन्हें केवल चाय पिलाकर ही टरका दूंगी। अरे नहीं नहीं, यह ठीक नहीं होगा। सच तो यह है कि जब वे सब ऑफिस में तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, दिन भर के इंतज़ार के बाद जब शाम को तुम मुझे मिलती हो, फिर बीच में कोई अड़ंगा मैं सहन नहीं कर सकता। कैसा अड़ंगा भला? मैं तो सदा ही केवल तुम्हारी हूँ, पूरी तरह तुम्हारी। तुम्हारे इन मित्रों की बचकानी हरकतें तो मेरे लिए तुम्हारे छोटे भाइयों की कमी पूरी करती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि यदि तुम्हारे छोटे भाई होते तो यूं ही भाभी भाभी कहकर मुझे घेर लेते। यही समझो कि तुम्हारे मित्रों द्वारा मेरे दिल की यही कमी पूरी होती है। चलो फिर ठीक है, अब बुरा नहीं मानूंगा, भूल जाओ सब। फिर धीरे धीरे पति इस सच को समझते गए कि घर आए मेहमान की उपेक्षा करना ठीक नहीं, और अब सरला का अपने मित्रों से बातचीत करना, उनकी खातिरदारी करना उन्हें बुरा नहीं लगता था। बदलते समय के साथ फिर तो बहुत कुछ बदलता गया। दोनों के जीवन में बच्चों के जन्म से लेकर उनके विवाह तक न जाने कितने उतार चढ़ाव आए, जिन्हें दोनों ने एक साथ झेला। फिर कभी एक पल को भी पति का विश्वास न डगमगाया। सरला जी की आंख जब लगी तब शायद सुबह हो चुकी थी, क्योंकि फिर वह सुबह देर तक सोई रही। किंतु उस दिन छुट्टी थी, सो काम की जल्दी न थी। मुंह धोकर जब सरला जी रसोई में पहुंची तो बहू चाय बना चुकी थी। उसे देखते ही चिंतित सी बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वह तो ठीक है, सरला जी ने कहा। रात नींद ही बड़ी देर से आई। सादगी से कही उसकी इस बात पर अभय और अंजू दोनों ही सोच में डूब गए। वो दोनों जानते थे कि उनके आपसी झगड़ों से माँ का दिल दुखी हो उठता है, और मुंह से कभी कुछ भी ना कहकर वे उस दुख को चुपचाप सह लेती हैं। बहू के हाथ से कप लेकर सरला जी खामोशी से चाय पीने लगी। अभय पास आकर बैठते हुए बोला, चलो माँ, तुम्हें कहीं घुमा लाते हैं। कहाँ चलना चाहते हो? सरला जी ने हल्के से हंसकर पूछा तो बेटे और बहू दोनों के चेहरे चमक उठे। चलो माँ, किसी अच्छे गार्डन में चलते हैं। अंजू थर्मस में चाय डाल लेगी और थोड़ी सैंडविच भी बना लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ कहते हुए सरला जी ने जब बेटे की ओर देखा तो उस नज़र में उन दोनों के बीच हुए समझौते की झलक थी। सरला जी का चिंतित मन यह देखकर खुश हो गया। जनवरी की धूप में गार्डन फूलों से लहलहा रहा था। छुट्टी होने के कारण अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर आए बहुत से युवा जोड़े वहां घूम रहे थे। सरला जी का मन भी यहाँ की रौनक में डूबकर हल्का हो उठा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि बेटे और बहू के बीच कल वाला तनाव खत्म हो गया था और वे दोनों सहज होकर आपस में बातें कर रहे थे। एक तरफ पेड़ की छाया में साफ जगह देखकर सरला जी ने दरी बिछा दी। ठंडी बयार में फूलों की महक घुली थी। सरला जी को यह सब आनंद दे रहा था। दरी पर बैठी वह मन ही मन सोच रही थी कि आने वाले दिनों में
शायद बेटे और बहू भी जब यहाँ आएंगे तो नन्हे हाथ उनकी उंगलियां थामे होंगे। यह सोचकर सरला जी का दिल एक सुखद एहसास में भीग उठा। अचानक बहू की आवाज़ से उनकी विचार श्रृंखला टूटी। मम्मी, यह चाय ले लीजिए। अचानक अभय बोला। अंजू, वह देखो, उधर अमित और सरोज बैठे हैं, चलो मिल कर आते हैं। किंतु अंजू बोली, तुम हो आओ, मैं यहाँ माँ जी के साथ ही बैठूंगी। ठीक है, कहकर अभय उधर चला गया। सरला जी ने एक गहरी नज़र बहू पर डाली, जो घुटनों पर सिर रखे चुप बैठी थी। चाय पीकर गिलास नीचे रखते ही सरला जी उसके पास खिसक आई और पूछी, तुम गई क्यों नहीं? शायद उसके ऑफिस का कोई दोस्त है। क्या फ़ायदा मम्मी, फिर झगड़ा झंझट करेंगे। आप ही बताइए, इनके मित्र मुझसे बात करें तो क्या मैं गूंगी बन जाऊं? उनके साथ हंसकर बात करूं तो ये नाराज़, और ना करूं तो वे लोग बुरा मानेंगे। मैं तो बीच में ही फंस जाती हूँ ना। अब तो मैं इनके साथ पार्टियों में जाना भी बंद कर दूंगी, घर पर ही ठीक हूँ। अंजू थोड़ा तल्खी से बोली। सरला जी कुछ देर उसके खूबसूरत चेहरे को देखती रही, जहाँ एक आहत सी अहंकार भावना की परछाई थी। फिर कुछ सोचकर समझाते हुए बोली, अभय तुम्हें बहुत चाहता है, इसी से उसके तुम्हारे प्रति यह भावना है। पति के दिल की एक छत्र स्वामिनी होना तो बड़े गर्व की बात है। वह तो ठीक है। अंजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। किंतु जब औरों को देखती हूँ तो लगता है कि उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं कि उनकी पत्नियां कहाँ किससे बातें कर रही हैं। तब तो तुम यह भी देखती होगी कि वही लोग कभी कभी शराब के नशे में डूबे उनसे गलत व्यवहार भी करते होंगे। यह सब तो चलता है कभी कभी। इन पार्टियों में सभी तरह के लोग होते हैं। तो फिर अब इस बात को भी समझो कि तुम्हारे साथ किसी का गलत व्यवहार अभय को कभी सहन न होगा। विवाहित जीवन में पति का अंकुश पत्नी पर और पत्नी का अंकुश पति पर होना बहुत ज़रूरी है। यही एक सफल वैवाहिक जीवन का मंत्र है, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे को गलत कामों के लिए टोक सकते हैं, एक दूसरे को सही राह दिखा सकते हैं, किंतु इसके लिए विश्वास की मजबूत नींव ज़रूरी है, जिसमें एक दूसरे के इस टोकने को गलत ना समझा जाए, बल्कि उसके मूल में छिपी सही विचारधारा को समझा जाए। अंजू, इस अधिकार को एक का दूसरे पर शासन मत समझो, बल्कि एक के दूसरे के प्रति अतिशय प्रेम की अभिव्यक्ति समझो। यदि तुम्हें वह सदैव अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता है तो यह तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान है। पति जिस स्त्री का सम्मान करता है उसका सम्मान सारी दुनिया करती है, इसे हमेशा याद रखना। इतना सब कुछ एक सांस में ही कह चुकने के बाद सरला जी खामोश हो गई। उनकी बातें बड़े गौर से सुनती अंजू के सामने विवाहिता जीवन का एक नया ही रहस्य खुला था कि आज से इस नारी मुक्ति युग में पति का पत्नी पर अपना अधिकार साबित करना कोई अमानवीय काम नहीं, बल्कि उसके अखंड प्रेम का संकेत है। अंजू सोचने लगी कि न जाने उसकी कितनी सहेलियां अकेली घूमती फिरती हैं, अकेली ही पार्टियों में भी जाती हैं, किंतु सच तो यह है कि अंजू को उन पर बड़ी दया आती है, क्योंकि अक्सर ही उन्हें किसी न किसी पुरुष के गलत व्यवहार का शिकार होना पड़ता है, जिससे उनको बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन उसके साथ तो उल्टा ही है। किसी की टेढ़ी तो क्या, सीधी नज़र भी उस पर पड़े तो पति सह नहीं पाता, हमेशा ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए तो आज तक कभी किसी पार्टी में उसके साथ गलत व्यवहार करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। बुरे से बुरा व्यक्ति भी उसके सामने आकर इज्जत से हाथ जोड़कर उसे भाभी जी ही कहता है। फिर वह खुद भी तो किसी को ऐसा ओछा व्यवहार करने का मौका नहीं देती। ये विचार मन में आते ही अंजू को अपने पति पर बहुत ज़्यादा प्यार आया। उसकी इच्छा हो रही थी कि दौड़कर जाए और दूर खड़े पति के गले में अपनी बाहें डाल दे और कहे, अब मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मम्मी ने मेरी आंखों से नासमझी का पर्दा उठा दिया है। तुम्हारी नाराज़गी का भी सम्मान करूंगी, क्योंकि वह मेरा सुरक्षा कवच है। मेरे अब तक के व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। मन ही मन इन विचारों में घिरी अंजू का चेहरा विश्वास की आभा से जगमगा रहा था। आंखों से मानो प्यार के दिए जल उठे थे। बड़ी बेसब्री से वह पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।